दोस्तों, ये वैदिक काल का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात की थी अर्ली वैदिक पीरियड की, जो 1500 से 1000 बीसी के बीच कहलाती है। आज हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड की, जो 1000 से 600 बीसी के बीच मानी जाती है। अब क्या कारण है कि हम पूरे वैदिक काल को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं? तो वो इसलिए क्योंकि 1000 बीसी के आसपास लोहे की खोज होने से वैदिक काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। अभी तक की ज्ञात धातु तांबा, कांसा, टीन आदि थे। अब लोगों ने लोहे के बारे में जाना। अब लोहे से कई तरह के औजार, कृषि उपकरण आदि बनने लगे, जिससे कृषि कार्य में मदद मिली। कृषि अब मुख्य व्यवसाय बन गई। पहले पशुपालन जीविका का मुख्य आधार था। अब लोग ज्यादा से ज्यादा कृषि करने लगे, आवश्यकता से अधिक अन्न का उत्पादन करने लगे, जिससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, लोग समृद्ध होने लगे, राजा को कर भी अच्छा खासा मिलने लगा। तो इसका प्रभाव वैदिक काल के, पूर्व वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन पर भी पड़ा। तो लोहे की खोज होने के बाद का जो काल था वो उत्तर वैदिक काल कहलाया। अब बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। तो दोनों तरह के स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन में कुछ मिट्टी के बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तर वैदिक काल के अवशेष चित्रित धूसर मृद भांड PGW कहलाते हैं, जो लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी जगहों से पाए गए। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थल जैसे कि अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहिछत्र और नोह पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। साहित्यिक स्रोत की जहां तक बात आती है तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये तीन वेद उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने के मुख्य स्रोत हैं, मुख्य साहित्यिक स्रोत हैं। यजुर्वेद ऋग्वेद के बाद लिखा जाने वाला दूसरा वेद था। इसमें बलिदान और यज्ञ के विधियों का वर्णन किया गया है। सामवेद में भजन संगीत होते हैं, जिन्हें गाया भी जा सकता है। ये संगीत का सबसे प्राचीन साहित्य कहलाता है। अथर्ववेद लोक साहित्य है। यह बुरी आत्माओं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण आदि का वेद है। इसकी रचना सबसे बाद में की गई। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को आर्यों द्वारा लिखा गया था, जबकि अथर्ववेद की रचना गैर आर्यों ने की थी। अब इन वेदों के अलावा भी कई और साहित्य हैं जिनसे उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, जैसे कि ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या थे? वैदिक मंत्रों और संहिताओं को समझने के लिए कुछ ग्रंथों की रचना हुई, जो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, जैसे कि ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और सबसे प्रसिद्ध यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है किसी के पास बैठना। उपनिषद में ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माता माना जाता है और वे सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर हैं। कुछ प्रसिद्ध उपनिषदों में बृहदारण्यक उपनिषद, जो कि सबसे पुराना है, छांदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद और जाबाल उपनिषद आदि हैं। इनके अलावा आरण्यक, वेदांग और सूत्र साहित्य से भी बहुत सी जानकारी उत्तर वैदिक काल के बारे में मिलती है। अब हम बात करेंगे कि उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो पूर्व वैदिक काल में हमने जन के बारे में पढ़ा था। जन या कबीला। जन या कबीला का आकार उत्तर वैदिक काल में अब बड़ा होने लगा था और कई जन मिलकर जनपद कहलाने लगे, जैसे कि भरत जन और पुरु जन मिलकर कुरु जनपद बन गए। अब राजा जो थे वो और अधिक शक्तिशाली बनने लगे, उनका पद वंशानुगत हो गया। अब राजा स्वयं हर निर्णय लेने लग गए थे, तो सभा और समिति जैसी संस्थाओं का महत्व कम होने लग गया। राजा के पदाधिकारी जो रत्निन कहलाते थे, उनकी संख्या भी अब बढ़कर 17 हो गई। पहले जहां बलि या कर लोग स्वेच्छा से देते थे, अब वो नियमित हो गई, लेकिन सेना अभी भी अस्थायी ही थी। अब पूर्व वैदिक काल का समाज कैसा था? तो पूर्व वैदिक काल की तरह ही अभी भी समाज जो था उत्तर वैदिक काल में 4 वर्णों में बटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
लेकिन ये वर्ण व्यवस्था अब कठोर होने लगी थी। जहां पहले वर्ण कर्म पर आधारित होते थे, अब जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। अब जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो आजीवन उसी वर्ण का कहलाएगा। रथ निर्माता जैसे कारीगरों के कुछ वर्गों को उच्च दर्जा दिया गया था और उच्च वर्ग के लोग पवित्र धागा समारोह के भी हकदार थे। पवित्र धागा का अर्थ है जनेऊ। पुजारी, विद्वान और शिक्षक ब्राह्मण वर्ण के माने जाते थे। समाज में इनका महत्व भी बहुत ज्यादा था। क्षत्रिय शासक, योद्धा और प्रशासक थे। वैश्य कृषि, व्यापार, पशुपालन जैसे कार्यों में संलग्न थे। वैश्य कर देने वाले थे और क्षत्रिय वर्ण कर लेते थे। मजदूर और अन्य सेवाएं देने वाले लोग शूद्र वर्ण में आते थे। इनका एकमात्र कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें वैदिक अध्ययन करने की अनुमति भी नहीं थी। इन्हें गायत्री मंत्र के पाठ से भी वंचित रखा गया था। इसके अलावा परिवार अभी भी पितृसत्तात्मक था, लेकिन परिवार में पिता की शक्ति अब बढ़ गई। वह अपने संपत्ति के उत्तराधिकार से बेटों को हटा सकता था। ज्येष्ठ यानी कि बड़ा पुत्र ही अब राजा बनेगा या घर का मुखिया कहलाएगा, ये सब शुरू हो गया। पुरुष पूर्वजों की पूजा भी शुरू हो गई। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अब निम्न समझा जाने लगा। जहां पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सभा समिति जैसी संस्थाओं में वे भाग लेती थीं, तो अब ये सब बंद कर दिया गया। उन्हें पुरुषों के अधीन समझा जाने लगा। मैत्रेयनी संहिता के अनुसार इस समय की 3 बुराइयां थी: मदिरा, महिला और जुआ। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण भी बताया गया है। तो ये सब जो बातें मिलती हैं, इनसे पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, बृहदारण्यक उपनिषद से ये पता चलता है कि कुछ महिलाओं को उच्च शिक्षा भी मिली थी, जैसे कि मैत्रेयी, गार्गी और कात्यायनी उस समय की पढ़ी लिखी विदुषी महिलाएं थीं। उत्तर वैदिक काल में कई तरह के विवाह समाज में प्रचलित थे। तकरीबन 8 प्रकार के विवाह का पता चलता है मनुस्मृति से, जैसे कि असुर विवाह, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, राक्षस विवाह वगैरह। इसके अलावा समाज में 2 तरह के विवाह प्रसिद्ध थे, एक अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह में पुरुष उच्च जाति का और स्त्री उसी जात की या उससे निम्न जात की होती थी। अब चूंकि समाज पितृसत्तात्मक था, इसलिए इस विवाह से उत्पन्न संतान उच्च जाति की ही कहलाती थी। प्रतिलोम विवाह में स्त्री उच्च जाति की और पुरुष नीचे जाति का होता था। तो ऐसे विवाह से जो भी संतान उत्पन्न होती थी वे नीची जाति के माने जाते थे। उत्तर वैदिक काल में एक और प्रथा शुरू हुई थी, गोत्र प्रथा। ये क्या थी? तो गोत्र का अर्थ होता है गाय को रखने का स्थान, जहां पर एक ही वंश की गायों को रखा जाता था। लेकिन बाद में गायों को एकत्र करने वाला पूरा समूह एक गोत्र का माना जाने लगा और एक गोत्र के लोग अपने ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते थे। उत्तर वैदिक काल में ही एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, आश्रम व्यवस्था। इस आश्रम व्यवस्था में मनुष्य के संपूर्ण जीवन को 100 वर्ष मानकर 25-25 वर्ष के 4 भागों में बांटा गया। 25 वर्ष तक की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष की आयु गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 की आयु वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष संन्यास आश्रम में बांट दिया गया। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अर्जन करने के लिए बनाया गया था। गृहस्थ आश्रम संतान उत्पत्ति करने के लिए बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने पिता के ऋण से तभी उऋण हो सकता है, मुक्त हो सकता है, जब वह विवाह संस्कार द्वारा संतानोत्पत्ति करे। यही कारण है कि चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। वानप्रस्थ आश्रम, इस आश्रम में व्यक्ति गृहस्थ जीवन का त्याग कर वनों में चले जाते थे और ब्रह्मचर्य आश्रम के लोगों को शिक्षा देने का कार्य करते थे। संन्यास आश्रम, 75 वर्ष की आयु के पश्चात व्यक्ति अकेले रहकर केवल धार्मिक कार्य करते थे और अपनी मृत्यु का इंतजार करते थे। तो इन आश्रमों का सबसे पहला संदर्भ जबाला उपनिषद में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्थिक जीवन कैसा था। तो लोहे की खोज होने से उत्तर वैदिक काल में कृषि अब आजीविका का मुख्य आधार बन गई। लोहे से कृषि उपकरण बनाए गए। काठक संहिता में
24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। गेहूं, चावल मुख्य फसल थी और जौ की पैदावार भी जारी रखी गई। मसूर दाल की भी उपज होती थी। दोआब क्षेत्र में चावल की फसल प्रचलित थी, जिसे वैदिक ग्रंथों में व्रीहि कहा गया है। दूसरा प्रमुख व्यवसाय अब पशुपालन था। घोड़ा अभी भी सबसे प्रिय पशु माना जाता था अपनी तीव्र गति के कारण। व्यापार, उत्तर वैदिक काल में उद्योग और व्यापार का भी विकास हुआ, लेकिन सिक्के का प्रचलन अभी भी नहीं हुआ था। वस्तु विनिमय द्वारा ही व्यापार किया जाता था। विविध कलाओं जैसे कि हस्तशिल्प, ये सब का भी विकास हुआ था। लोहार, जैसे कि लोहार, धातु गलाने वाला, बुनकर, बढ़ई, कुम्हार, आभूषण कारीगर, ये सब भी होते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग काले एवं लाल रंग के बर्तन, काले चिकने बर्तन और चित्रित भूरे एवं लाल बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तो ये सभी इस तरह के जो बर्तनों के अवशेष हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जगहों से मिले हैं। कांच की वस्तुएं और चूड़ियां भी बनती थी। कुलीन लोग आभूषण बनवाते थे। बुनाई का काम केवल महिलाएं करती थी। चमड़े के कारीगर और बढ़ई भी इस समय होते थे। इस काल में आर्थिक प्रगति होने से नगरीकरण शुरू हो गया, लगभग 600 बीसी के आसपास। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में। जहां पूर्व वैदिक काल में प्रकृति पूजा होती थी, अब उत्तर वैदिक काल में आर्थिक प्रगति होने से यज्ञ और कर्म कांडों का महत्व बढ़ गया। समाज के दो प्रमुख वर्ण, ब्राह्मण और क्षत्रिय में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने की होड़ लग गई थी। पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र और अग्नि थे। अब उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, जो कि सृजन के देवता थे, जिन्हें बाद में ब्रह्मा कहा गया, वे सर्वोच्च पद पर आसीन थे, मतलब सबसे प्रमुख देवता थे। इनके अलावा और भी देवता थे, जैसे विष्णु पोषण एवं रक्षण के देवता थे, रुद्र पशुओं के देवता थे, वरुण जल देवता थे, पूषण शूद्रों के देवता थे। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में यज्ञ भी होने लगा था। तो यज्ञ, दो प्रकार के यज्ञ होते थे, एक लघु यज्ञ और एक महायज्ञ। लघु यज्ञ साधारण लोगों द्वारा किए जाते थे, ज्यादातर गृहस्थों द्वारा, जैसे कि पंच महायज्ञ, पूर्णमास यज्ञ। और महायज्ञ शाही यज्ञ होता था, जो कि कुलीनों और राजाओं के द्वारा करवाया जाता था, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। राजा द्वारा आयोजित यज्ञ का अर्थ था कि वह बहुत ही शक्तिशाली है और यज्ञ में आए सभी लोग राजा के लिए भेंट लाते थे। ये यज्ञ ब्राह्मणों द्वारा करवाया जाता था, जिन्हें पुरोहित कहा जाता था, और इन पुरोहितों को फिर बाद में यज्ञ समाप्त होने पर भेंट आदि देकर सम्मानित किया जाता था। यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी, जिससे पशुधन में भी कमी आई। एक स्रोत से पता चलता है कि 24,000 बैलों की बलि दी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि यज्ञ की सफलता यज्ञ में प्रयुक्त किए गए मंत्रों के सही उच्चारण से संबंधित थी, इसलिए भी पुरोहितों का बहुत अधिक महत्व था। उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में उपनिषदों की रचना हुई, जिनमें इन वैदिक कर्म कांडों और पशु बलि की घोर निंदा की गई। तभी बाद में बौद्ध और जैन जैसे धर्मों का उदय हुआ, क्योंकि लोग वैदिक कर्म कांड, पशु बलि, ये सबसे ऊब गए थे। तो दोस्तों, ये थी उत्तर वैदिक काल की जानकारी। धन्यवाद।